कल मैं आपको ये बताया था कि चार्ज कैसे किया जाता है, किसी वस्तु को चार्ज कैसे किया जाता है। तो उसमें 3 तरीके थे। एक घर्षण विधि से किया जाता है जिसको हम लोग रबिंग बोलते हैं, और रबिंग में इस तरह से इसको रगड़ा जाता है। और दूसरा मेथड ये था इंडक्शन मेथड। तो इंडक्शन मेथड में क्या होता है कि किसी अनावेशित चालक के पास किसी आवेशित चालक को लाते हैं, उसको टच नहीं कराते हैं। तो यहाँ पर आपके मन में एक क्वेश्चन क्रिएट हो रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन जा सकता है, प्रोटॉन क्यों नहीं जा सकता। तो प्रोटॉन में जनरली प्लस चार्ज होता है। तो सुनिए, कल के टॉपिक और आज मैं कुछ इस तरह से बता रहा हूँ कि हम दोनों तरीके से उसको समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन भी जा रहा है और प्रोटॉन भी जा रहा है। हम दोनों तरीके से उसको समझ सकते हैं, बट अगर देखा जाए तो केवल इलेक्ट्रॉन का ही उसमें आना जाना होता है। तो इसके बारे में मैं 2 मिनट बात कर ले रहा हूँ, है ना। फिर हम लोग एक नया टॉपिक के बारे में और डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसे कल एक बताया था एग्जाम्पल में कि ये एक स्टैंड है ना, इंसुलेटेड स्टैंड है ये। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर एक वस्तु को रखा था, है ना, वस्तु को रखा था। इसको हम लोग B बोले थे, इसको हम लोग क्या बोले थे, C। और यहाँ पर एक क्या लेके आए थे, आवेशित चार्ज, है ना। ये क्या था, आवेशित पदार्थ। और इसमें जनरली हम लोग इसको प्लस मान लिए थे, इसमें प्लस है बोल के। तो इसके बाद हम ये समझे थे कि ये जो पूरा सिस्टम, BC को एक सिस्टम मानते हैं, और इस सिस्टम में बहुत छोटे छोटे क्या थे, अणु से जो है परमाणु। तो आप ये जो मैं सर्कल टाइप का कर रहा हूँ, आप उसको परमाणु समझिए, है ना, इस तरह से परमाणु समझिए। तो होता क्या है, जब ये प्लस चार्ज है और कोई भी चीज़ जो होता है वह उदासीन स्टेज में रहना चाहता है, उदासीन, नो चार्ज। तो अगर इसमें प्लस चार्ज है मतलब क्या हुआ होगा, इससे इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे। तो ये जो है आवेशित हो गया है। अब इसको हमको, अब ये खुद चाहता है कि मैं किसी प्रकार से जो मेरे हुए निकले हुए इलेक्ट्रॉन हैं वो आ जाएं और मैं फिर से क्या बन जाऊं, उदासीन। क्योंकि हर एटम एक न्यूट्रलाइज स्टेज में रहना चाहता है। तो सुनिए, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या होता है, मैं कल के एटॉमिक थ्योरी में मैं ये बता दिया हूँ कि बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस से कम बंधे हुए रहते हैं, ज़्यादा आकर्षण बल, उसमें अट्रैक्शन का बल नहीं रहता, आकर्षण बल, है ना। तो ये बाहरी के इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग थोड़ा सा भी अगर फोर्स दें ना, तो ये लोग क्या करते हैं, निकल जाते हैं। हर मटेरियल में ऐसा जरूरी नहीं है कि हम लोग कम फोर्स दें और निकल जाए, लेकिन जनरली ऐसा होता है कि बाहरी कक्षा में आकर्षण बल कम होता है, अगर उसको फोर्स अगर मिल जाए तो अपनी कक्षा को छोड़कर निकल जाए। तो यहाँ पर क्या होता है, ये प्लस है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर, जैसे मैं इसको जूम करके यहाँ बता रहा हूँ, इस एक एटम को मैंने जूम किया है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन है ये प्लस इसको आकर्षण बल से खींचना चाहेगा। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचकर चलिए यहाँ आ गया, ये इस स्टेज पर आ गया, है ना। तो अब बहुत सारे प्लस हैं तो बहुत सारे उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इस एटम के, इस एटम के, इस एटम के, सब एटम के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन खींचते हुए यहाँ आ जाता है। ये देखिए ऐसे। अब इसको हम लोग एक नया पिक्चर से समझते हैं, और मैं इस पिक्चर को यहाँ बना रहा हूँ कि वही हमारा ये क्या है, एक स्टैंड है
है ना, और ये हमारा इधर का पार्ट बी और ये इधर का पार्ट क्या है सी। तो यहाँ ऋण आ गए, इलेक्ट्रॉन दौड़ के इधर आ गए, इलेक्ट्रॉन दौड़ते हुए इधर आ गए ऐसा। और ये क्या है प्लस है इधर। अब क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी प्लस आवेश क्रिएट कर देगा, ये धन आवेश हो गया। तो आप सोच रहे होंगे कि ये ए है और इसको प्लस था, है ना, ऐसे करके। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चल के अगर यहाँ आया तो अब इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अब इस इलेक्ट्रॉन को ये यहाँ क्यों रुक गया, यहाँ इसलिए रुक गया कि अब इस इलेक्ट्रॉन को इधर चलने के लिए कोई रास्ता नहीं है, चलने के लिए, यानी गैप हो गया। गैप यानी यहाँ पर हवा होगा, एयर होगा, और जो हवा होता है वो हमारा विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है ना। विद्युत का क्या है, कुचालक, ये इंसुलेटर होता है। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर आप आ नहीं सकता, है ना। तो अब क्या होगा, अब एक चीज़ और है, यहाँ इलेक्ट्रॉनों की एकदम भीड़ लग गई। तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल्सन करना चाहते हैं, प्रतिकर्षित करना चाहते हैं, लेकिन इस प्लस के कारण से ये बंधे हुए हैं। अब इधर का कंडीशन को देखिए, अगर मैं इसको सी वाले टर्मिनल को मैं किसी चालक के थ्रू से मैं जमीन में अर्थ कर दूं, देखिए जमीन जो है वो चार्ज का एक बहुत बड़ा स्रोत है, उसको जितना चार्ज दिया जाए या जितना चार्ज लिया जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं कल ये बता दिया था कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन दौड़ के इधर जाता है, आप ऐसे समझ सकते हैं। सुनिए, यहाँ पर प्लस हो गया, है ना, तो ये प्लस हो गया, तो ये प्लस क्या करेगा, बहुत सारे प्लस हैं, रिपल्सन करेंगे, तो सारे प्लस जो है इसमें, अब प्लस को रास्ता मिल गया, रास्ता मिल गया तो क्या करेगा, इस रास्ते से होते हुए वो अर्थ में चला जाएगा, ऐसे करके। देखिए, अब बोलोगे कि प्लस चार्ज प्रोटॉन में होता है, तो ये प्लस कैसे जा रहा है, हम समझने का हमारा तरीका देखिए। तो मैं पहला अभी ये बता रहा हूँ कि प्लस चला गया ऐसे करके, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। क्या होता है उसका जानकारी देखेंगे। प्लस इसमें चला गया, तो यहाँ जितने प्लस थे वो क्या हो गए, ख़त्म हो गए। तो अब इसका एक नया पिक्चर और देखते हैं हम लोग, यहाँ पर ऐसे करके, ये वाला बी टर्मिनल है और ये वाला क्या है, सी। तो ये माइनस 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 इस तरह से ऐसे हो गया, और यहाँ प्लस तो ख़त्म हो गए। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, यानी इसको आप रिमूव कर दीजिए, हटा देना है, ठीक है। तो हटाने के बाद क्या हो गया, अब हटा देने के बाद अब इधर जो आपने जो ग्राउंड किया है, ग्राउंड, इस ग्राउंड को भी आप कट कर दीजिए, तब यहाँ से चार्ज यहाँ पर जाने का रास्ता भी ख़त्म हो गया। तब इस तरह से ये क्या हो गया, जो हमारा बी और सी है, बी और क्या है जो सी है, इसमें केवल क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज ही हो जाता है, ऐसा। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरह समझाया कि प्लस जो है रिपल्सन करते हैं एक दूसरे को, और अगर उनको रास्ता अगर मिल जाएगा तो चलना शुरू कर देते हैं। तो प्लस का चलना यानी प्रोटॉन का चलना, एक्चुअल में इसका इंटरनल पार्ट आप ये देखिए होता क्या है। जनरली देखिए, मैं यहाँ पर प्लस अधिक हो गया तो प्लस निकल गया ऐसा बोल रहा हूँ, लेकिन इसका रियलिटी वाला पार्ट से देखिए होता क्या है इसमें, कि अगर यहाँ प्लस है, ऐसा हो गया, ये ऐसा प्लस है, और ये क्या है, माइनस है ऐसे, और ये स्टैंड है। तो अगर इसको हम लोग सुचालक यानी कंडक्टर, जिसमें आवेश का प्रवाह हो सकता है, ये सुचालक वायर है, सुचालक है ना, अर्थिंग जान रहे होंगे, है ना, सुचालक वायर। तो यहाँ पर इसको जूम करके बताता हूँ, ये एक एटम था जिसका एक इलेक्ट्रॉन निकल के ना ये कॉर्नर पर आ गया है ऐसे। तो क्या चाहिए इसको, इलेक्ट्रॉन की कमी है ये, तो इलेक्ट्रॉन की कमी यानी धन आवेश, और ये पृथ्वी के एक इलेक्ट्रॉन को ये अपनी ओर खींचता है ऐसा।
और इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और ये जो खाली जगह था इलेक्ट्रॉन का उसको क्या कर देगा, फुल कर देगा। तब ये जो प्लस वाली कहानी है वो ख़त्म हो गया ऐसा, अब वो एटम बन गया। तो आप ऐसे समझ सकते हैं प्लस, एक प्लस आवेश अर्थ में चला गया या इलेक्ट्रॉन आके इसको फिलअप कर दिया, आप इस तरह समझ सकते हैं। तो हम जब भी चैप्टर हम पढ़ते हैं हम जनरली यही बोल देते हैं कि यहाँ प्लस बहुत ज़्यादा है इसलिए रिपल्सन क्या, रास्ता मिल गया, निकल गया। लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे जाते हैं और उसको क्या करते हैं, फिलअप करते हैं। मतलब शुरू से लेकर आखिर तक की कहानी में जो आवेश का जिम्मेदार होता है वो केवल और केवल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। और केवल इलेक्ट्रॉनों का ही मोशन होता है, उसमें आना जाना होता है, प्रोटॉन का नहीं होता है, जैसे मैं यहाँ पर आपको समझाया मैं। ठीक है, तो ये कल का एक छोटा सा हिस्सा था और उसको मैं बता दिया। आज हम लोग एक नया टॉपिक और बात करेंगे और वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अगर हम लोग जैसे हम लोग कहीं दूसरे स्टेट जाना चाहते हैं और दूसरे स्टेट जाना चाहेंगे तो हमको ट्रेन पकड़ना पड़ेगा, और ट्रेन तो हमारे घर में ही नहीं चलती है, हमको अपने घर से लेकर रायगढ़ जाने के लिए कुछ एक सुविधा चाहिए। तो चलिए हम लोग बाइक में गए और बाइक को बाइक स्टैंड में रख दिए और फिर हम लोग ट्रेन पकड़कर चले गए दूसरे स्टेट। तो बाइक स्टैंड में रखे और हम अपने बाइक का पूरी तरह से पिक्चर ले लिए कि मेरा बाइक कैसा है, क्या है, कौन सी स्थिति पर है, छोड़ने के पहले पूरा उसका विवरण ले लिए और हम लोग बाहर चले गए। अब बाहर से आने के बाद हम बाइक के पास गए और वहाँ पर देखे कि बाइक हमारा कैसा है, क्या है बोल के। अगर पहले जैसा हूबहू अगर बाइक हमको मिल गया तो हम वहाँ एक वर्ड यूज़ करते हैं, सुरक्षित है मेरा बाइक बोल के। लेकिन हम फिजिक्स के लैंग्वेज में हम उसको कंजर्व बोलेंगे, कंजर्व, कि हमारा बाइक कंजर्व है, संरक्षित है, संरक्षण है। तो हर लैंग्वेज में हम लोग उसको अलग अलग बोलते हैं, है ना। उसको बाइक का लैंग्वेज में हम लोग क्या बोल दिए, उसको सुरक्षित है बोल दिए। लेकिन हम लोग यहाँ पर एक आवेश संरक्षण के बारे में, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। दैट मीन्स हमारे इस दुनिया में जितना चार्ज है उतना ही चार्ज रहेगा। तो इसके बारे में हम लोग एक हेडिंग लिखते हैं और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ेंगे, आवेशों का संरक्षण। ये तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, देखिए इसमें ये है कि हमारे ब्रह्मांड में आज जितना चार्ज है 10 साल बाद भी उतना ही चार्ज होगा। यानी आवेश को हम लोग न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही हम लोग नष्ट कर सकते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं आवेश का संरक्षण। देख लेते हैं लैंग्वेज में इसको समझने के लिए मैं आपको 2-4 एग्जाम्पल देता हूँ कि आवेश संरक्षित कैसे होता है। जैसे सबसे पहले आयनीकरण क्रिया, आयनोनाइजेशन रिएक्शन, आयनीकरण क्रिया। आयनीकरण क्रिया से हम आवेश संरक्षण को कैसे समझ सकते हैं। ध्यान दीजिए, आप जान रहे हैं सोडियम क्लोराइड, तो ये सोडियम क्लोराइड के पास अभी चार्ज कितना है, आप बोलेंगे 0 चार्ज है, क्योंकि सोडियम से ना तो इलेक्ट्रॉन निकला, ना क्लोरीन से ना इलेक्ट्रॉन निकला। हम लोग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके आके इसमें कुछ नहीं किए, साझा करते हो अलग मैटर है, बट नेट चार्ज भी क्या है 0। तो अगर इसको हम लोग 2 सेक्शन में अगर इसको हम लोग तोड़ दें तो ये क्या बन जाता है, सोडियम क्लोरा और ये क्या होता है, क्लोराइड आयन।
यानी एक माइनस और एक क्या हो जाता है प्लस। तो रिएक्शन के पहले और जब ये टूटता है आयन के टर्म में, पहले कितना चार्ज था बोलने से 0, बाद में चार्ज कितना है, तो क्या होता है यहाँ पर देखिए, सोडियम के पास कितना चार्ज है, +1 चार्ज है। पूरे अब पूरा देखेंगे ना हम लोग, टोटल चार्ज कितना है वो काउंटिंग करेंगे। और इसके पास क्या है, -1 चार्ज है, तो टोटल चार्ज क्या हो गया 0। तो पहले भी टोटल चार्ज क्या था 0 और बाद में भी टोटल चार्ज क्या हो गया 0। तो इस प्रकार से इसमें चार्ज क्या हो गया, संरक्षित, कंजर्व है इसमें। ये एक एग्जाम्पल था। एक और एग्जाम्पल हम आपको ये बता देंगे कि जैसे नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन नाभिकीय विखंडन का एक रिएक्शन मैं लिख रहा हूं। देखिए हमने एक रिएक्शन लिखा है यूरेनियम का, है ना, 92 to 35। अगर उससे एक न्यूट्रॉन टकराता है तो बेरियम और क्रिप्टॉन में वो ब्रेक हो जाता है और उससे 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं और बहुत सारे एनर्जी। तो सुनिए, विखंडन के पहले, विखंडन के पूर्व कुल आवेश देखते हैं हम लोग। विखंडन के पूर्व कुल आवेश, विखंडन फिजन के पूर्व कुल आवेश, पूर्व कुल आवेश, कुल आवेश कितना है, तो आप देखेंगे कि विखंडन के पूर्व कुल आवेश जो है, यहाँ पर देखिए 92 + 0 = 92। अब विखंडन के बाद, विखंडन के बाद कुल आवेश, कुल आवेश, तो देखिए कैसे होगा, पूरे अब सबको जोड़ेंगे, है ना, तो कितना होगा, यहाँ पर है 56 प्लस क्या है 36 प्लस क्या है 0 = इसमें भी क्या हो गया 92। तो नाभिकीय विखंडन से भी हम ये देखें कि विखंडन के पहले सिस्टम पर जितना चार्ज था, विखंडन के बाद भी टोटल को सम करेंगे तो उतना ही चार्ज हुआ। तो इस प्रकार से क्या हुआ, क्या समझ में आ रहा है कि आवेश हमेशा क्या रहती है, संरक्षित रहती है। हाँ, अगर हम लोग देखा जाए कभी कभी, सुनिए, जब इलेक्ट्रॉन के आने जाने से इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग तोड़ते हैं, और जैसे मास एनर्जी कंजर्वेशन तुल्यता का आइंस्टाइन ने बताया था, तो इलेक्ट्रॉन को जब हम लोग और बहुत ज़्यादा अगर हम लोग तोड़ते हैं, बहुत ज़्यादा, तो वो दिखना बंद हो जाता है और बहुत सारा एनर्जी प्रोड्यूस भी हो रहता है उतना तोड़ते तक। तो हम ऐसा समझते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन, अगर एक पैकेट है, एक बोलना चाहिए अगर एक पार्टिकल है, तो उस पार्टिकल को अगर आप ऐसा तोड़ दोगे, पार्टिकल का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और बहुत सारी एनर्जी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर जैसे फटाका वटाका फोड़ते हैं हम लोग, है ना, तो उसमें भी परमाणु नाभिकीय क्रिया दुनिया भर का होता है। तो उसको हम लोग एक सिस्टम्स के बारे में और समझते हैं, जैसे एनिहिलेशन बोलते हैं जिसको हम लोग, युग्म विनाश, है ना। तो ये युग्म विनाश क्या होता है ना, ये हमारा फर्स्ट था, ये सेकंड था और ये थर्ड नंबर। तो युग्म विनाश, युग्म विनाश क्या चीज़ होता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन और एक क्या है पॉजिट्रॉन, जब एक दोनों एक दूसरे के बहुत नज़दीक जाते हैं, है ना, तो एक दूसरे को मतलब समीप आते हैं, तो वो बहुत फास्ट क्रिया करते हैं, अन्योन्य क्रिया करके एक दूसरे को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। क्योंकि उसमें अच्छा, अन्योन्य क्रिया करने के बाद एक दूसरे को क्या कर देंगे, नष्ट करने के बाद वो क्या बनाता है, गामा, 2 गामा फोटान बना देता है ना, 2 गामा फोटान। ये फोटान होता है ना, जिसमें चार्ज नहीं होता, ध्यान रहेंगे,
तो इस क्रिया में क्या हो रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन अगर दोनों आपस में मिल जाते हैं तो एक दूसरे को फिनिश कर देते हैं और वो दो फोटान, गामा फोटान बना देते हैं। और फोटान पर किसी प्रकार का क्या होता है, चार्ज नहीं होता है। दैट मीन्स यहाँ पर पहले कुल चार्ज कितना था, +1 -1 0 था, और फोटान पर भी कितना है, 0 चार्ज। तो हम यहाँ से ये समझते हैं कि अगर बाई द वे दुनिया में अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर ख़त्म हो रहा है, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन अगर कहीं पर मर जा रहा है या उसका डेथ हो जा रहा है, तो साथ ही साथ एक प्रोटॉन भी खत्म होगा, यानी एक साथ दोनों होंगे। अगर 4 इलेक्ट्रॉन फिनिश हो रहा है ना, तो उसी समय 4 प्रोटॉन भी खत्म होगा। हम बोले तो थे सर डेफिनेशन में कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जाता है ना नष्ट किया जाता है। हालांकि हम डेफिनेशन से थोड़ा बाहर आए कि अगर इस दुनिया में अगर 100 इलेक्ट्रॉन है और 100 प्रोटॉन है तो नेट चार्ज क्या हो गया, 0। तो ये हमेशा नेट चार्ज क्या होगा, उसका सिस्टम का हमेशा ही नेट चार्ज क्या होगा, 0 ही होगा। तो अगर इस अर्थ में अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर ख़त्म हो जा रहा है, नष्ट हो गया, तो इस पूरे यूनिवर्स में क्या हो गया, एक धन आयन बन गया वो नहीं, उसी समय क्या बनेगा, एक प्रोटॉन भी खत्म होगा और उसका नेट चार्ज क्या होगा, 0। बट ये पॉसिबल नहीं है कि उसको ख़त्म कर दें, हाँ, लेकिन अगर होता है तो दोनों एक साथ होंगे। तो इसी क्रम में एक चीज़ और है कि हम लोग पेयर प्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, युग्म उत्पादन। इसमें क्या होता है, युग्म उत्पादन में है ना, 4th नंबर, युग्म उत्पादन है ना, पेयर प्रोडक्शन, ये जस्ट इसका अपोजिट है। जैसे जो गामा रेज होते हैं, अगर वो एक भारी पदार्थ से टकराते हैं, है ना, तो वहाँ पर क्या होता है, ये टकराने के बाद फिर से एक इलेक्ट्रॉन और फिर से क्या होता है, प्रोटॉन क्रिएट कर लेता है। तो जिस तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं, अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी का गामा जो फोटान है अगर किसी भारी पदार्थ पर पड़ता है, तो फिर से क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को फिर से क्या करता है, उत्पन्न कर देता है। तो इस तरह से हम ऐसे समझेंगे कि यहाँ पर रिएक्शन के पहले जो नेट चार्ज था, नेट चार्ज वो क्या था, 0 था, और बाद में जो है वो चार्ज है वो क्या है, +1 और क्या है, -1, वो भी क्या है, 0। तो मैं ये बोल रहा था कि अगर मैं जैसे एक एग्जांपल दिया था कि अर्थ में 100 प्रोटॉन है, 100 क्या है, इलेक्ट्रॉन है, अगर बाहर से अगर एक क्या आ गया, एक प्रोटॉन आ गया, तो अब प्रोटॉन तो कोई, जैसे यहाँ पर अचानक से क्या निकल गया, एक प्रोटॉन आ गया, तो ये उसी समय अचानक से एक इलेक्ट्रॉन भी आएगा, पेयर प्रोडक्शन, यानी एक ही प्रोटॉन यहाँ पर उत्पन्न नहीं हो सकता, साथ में एक इलेक्ट्रॉन भी उत्पन्न होगा, तब ना इसका नेट चार्ज क्या हो जाएगा, 0। अच्छा, ये किसी निकाय की बात है ना, निकाय, पूरा निकाय सिस्टम की बात करेंगे। तो सर अगर नेट चार्ज अगर 0 है, कई बच्चों के मन में ये शंका होती है, देखिए सुनिए ध्यान से, कि ये हमारा पूरा पृथ्वी है ये, लेकिन इसका नेट चार्ज 0, हाँ, लेकिन आप यहाँ पर अंदर में बहुत दुनिया बसा हुआ है, अंदर में दुनिया नहीं बसा हुआ है, बाहर में मान लीजिए ये यहाँ पर कोई है इस तरह से, लेकिन आप इसको ऐसे समझिए कि मैं आपको अंदर में बता रहा हूँ, यानी पृथ्वी को हमने एक पूरा सिस्टम माना, और पृथ्वी में जो व्यक्ति हैं वो क्या हैं, सिस्टम के पार्टिकल्स हैं, समझिए पार्टिकल्स। तो यहाँ पर एक आयरन का टुकड़ा है, या यहाँ पर कोई एक एटम है, तो इस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया और इस आयरन में आ गया, तो इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसमें कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया, और इस आयरन यानी लोहा में कौन सा चार्ज आ गया,
माइनस चार्ज आ गया। अब बोल रहे थे कि अब तो इस पृथ्वी का जो चार्ज हो कितना है, आप बोलोगे प्लस और माइनस, नहीं, आप बाहर में जाके खड़े होइए, बाहर में खड़े होइए और काउंटिंग कीजिए। तो अगर +1 चार्ज है तो -1 भी तो चार्ज है ना, देन नेट क्या हो गया, 0। तो किसी पर्टिकुलर चीज को हम लोग को लेकर स्टडी नहीं करना है, किसी निकाय के बारे में स्टडी करना है ना। तो इसीलिए डेफिनेशन को हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि किसी पृथककृत निकाय का जो कुल आवेश है वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा क्या है कि आवेश का संरक्षण किस तरह से होता है। अब युग्म विनाश और युग्म उत्पादन के बाद हम लोग आगे एक और टॉपिक देखेंगे कि बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। एक्चुअल में बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर में ये भी आता है कि संरक्षण, ऊर्जा का संरक्षण क्या है, ये भी एक उसके प्रॉपर्टी ही है ये। बट हम लोग एक और या 3 प्रॉपर्टी के बारे में देख लेते हैं, यानी इसको एक शामिल करेंगे आप लोग 3 प्रॉपर्टी के अंदर में। वैद्युत आवेश के मूल गुण में एक और वैद्युत आवेश के मूल गुण में एक चीज आता है, क्या है उसका, संरक्षण, आवेश संरक्षण। ये एक हो गया, समझिए। मैं आपको 2 चीज़ और बता रहा हूँ। वो 2 चीज़ क्या है हमारे, योज्यता का नियम, एडिटिविटी आवेश योज्यता का नियम क्या होता है। तो आवेशों की, विद्युत आवेश की योज्यता, विद्युत आवेश की योज्यता, जिसको हम लोग बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। देखिए, ये मास और चार्ज में कुछ ज़्यादा डिफरेंस समझना है नहीं। मास क्या होता है, उसमें एक पर्टिकुलर वजन होते जाता है, द्रव्यमान होते जाता है और प्लस ही होता है, उसमें माइनस नहीं होता। बट चार्ज में प्लस और माइनस दोनों होते हैं। तो इस एडिटिविटी का मतलब क्या होता है कि किसी भी पृथक्कृत निकाय का कुल आवेश, जैसे वहाँ पर मैं अर्थ का बात बता रहा था, कुल आवेश कितना होगा। तो किसी एक अगर सिस्टम है, निकाय कैसे बनता है, तो बहुत सारे पार्टिकल कणों को मिलाकर हम एक सिस्टम मानते हैं। जैसे परिवार कैसे बनता है, तो मेंबरों से बनता है ना। तो किसी भी पृथक्कृत निकाय का जो कुल आवेश होता है, उस निकाय के अंदर में प्रत्येक कण के पास जो आवेश है उसका बीजगणितीय योग। यहाँ पर बीजगणितीय योग का मतलब ये होता है, अगर मतलब बीजगणितीय योग का मतलब इसमें प्लस और माइनस दोनों का इस्तेमाल होगा। आ रहा है तो प्लस और जा रहा है तो माइनस। अगर एक किसी सिस्टम से इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो सिस्टम के पास प्लस आवेश है और वह इलेक्ट्रॉन जाके किसी के ऊपर में जाके अगर बैठ गया है तो उसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो निकलना और किसी सिस्टम से निकलना और किसी सिस्टम के पास जाना, तो निकलने के लिए हम प्लस और जाने के लिए हम माइनस का हम लोग यूज़ करते हैं। तो प्लस माइनस जहाँ यूज़ होता है वहाँ हम बीजगणितीय सिस्टम लाते हैं, क्योंकि मैथ्स का एक डिपार्टमेंट है वो, है ना। तो यहाँ पर हम ये लिख लेंगे कि वैद्युत आवेश का नियम जो होता है, योज्यता का जो अर्थ है कि किसी निकाय का कुल वैद्युत आवेश, किसी निकाय, इसको लैंग्वेज में मैं आपको लिख के बता रहा हूँ क्या होता है। लैंग्वेज में लिखे हैं कि किसी निकाय का कुल वैद्युत आवेश उसके विभिन्न अवयव कणों पर उपस्थित चार्ज के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। देखिए, निकाय में मान लीजिए एक निकाय है, एक सिस्टम है जिसमें n पार्टिकल हैं, n पार्टिकल ना लेके मान लीजिए कुछ हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्टिकल हैं। तो इसके पास अगर प्लस Q1 चार्ज है, इसके पास अगर माइनस Q2 चार्ज है, इसके पास अगर फिर से प्लस Q3 चार्ज है, Q4 चार्ज है, माइनस Q5 चार्ज है, Q7 चार्ज है,
Q8 चार्ज है ना, और ये क्या है Q9 चार्ज है। तो इस सिस्टम के पास कुल चार्ज, टोटल चार्ज जो हो गया वो Q इज इक्वल टू पार्टिकल के पास जो भी चार्ज है ना, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस करके हमको ऐड करना है। तो प्लस Q1 है ना, माइनस Q2, ये देखिए प्लस क्या है Q3, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस Q4 माइनस Q5, आई थिंक 6 होना चाहिए था बट कोई दिक्कत नहीं, प्लस Q7 प्लस Q8 और प्लस क्या है माइनस है Q9, इस तरह से। यानी इसको एक सिंपल एग्जांपल में ये समझिए कि मान लीजिए एक कोई फैमिली है, उस फैमिली के पास टोटल अमाउंट कितना है, यानी इस घर के पास कुल पैसे कितने हैं अगर बोला जाए, तो इस घर में जितने भी मेंबर होंगे वो सब मेंबर का क्या होगा, पैसे को ऐड कर दो, बोल देंगे कि इस फैमिली के पास उतना अमाउंट है। तो बाय द वे यहाँ पर A, B, C और क्या है D और ये E 5 मेंबर हैं। इसके पास इसके अकाउंट में 20 रुपये है, इसके अकाउंट में माने जाए 40 रुपये है, इसके अकाउंट में 30 रुपये है, लेकिन ये बंदा जो है 100 रुपये उधारी में है। ऐसा करेंगे तब ना, और ये जो 100 रुपये ज़्यादा हो जाएगा, मान लीजिए 10 रुपये उधारी में है और ये 20 रुपये उधारी में है। तो इनके पास टोटल प्रॉपर्टी कितना है बोलने से हम क्या करेंगे, 20 प्लस 40 प्लस 30 माइनस 10 और माइनस 20 ना करेंगे, है ना, ये दोनों फिनिश हो जाएंगे। तो इनके पास कुल अमाउंट 60 रुपीज़ है, ऐसा समझिए। तो सेम टू सेम ऐसा होता है एक चार्ज में भी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत आवेशों के योज्यता नियम, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग क्वांटीकरण। क्वांटीकरण एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, इधर देखिए, ज़्यादा नहीं है इसमें क्वांटीकरण। चलिए नेक्स्ट है क्वांटाइजेशन, है ना। तो क्वांटाइजेशन क्या होता है, क्वांटीकरण, आवेशों का, वैद्युत आवेश का क्वांटीकरण। ये जो वर्ड है क्वांटाइजेशन, ये हम कब वर्ड यूज करते हैं इसको देखिए, है ना। क्वांटाइजेशन वर्ड जैसे मान लीजिए मेरा कोई एक फ्रेंड है ना, उस फ्रेंड से अगर मैं 2 रुपये लेना चाहता हूँ, 2 रुपये ले लिया। अगर मैं उससे लेना चाहता हूँ 0.1 पैसे, तो मैं 0.1 पैसे ले लिया। अगर मैं उससे ये लेना चाहता हूँ कि 4 रुपये, तो मैं 4 रुपये ले गया। मतलब मैं जो चाहता हूँ मैं वो ले सकता हूँ उसके फ़ोनपे के थ्रू से 0.1 भी। हाँ, लेकिन अगर उसके पास 1-1 रुपये का ही सिक्का हो तो मुझे 4 रुपये चाहिए बोलने से वो 4 रुपये दे देगा, 2 रुपये चाहिए बोलने से भी 2 रुपये दे देगा। लेकिन मैं बोलूँगा कि मुझे 0.1 रुपये चाहिए बोलूँगा तो वो नहीं दे पाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम है कि 0.1 कहाँ क्यों नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसके पास 1-1 रुपये का ही सिक्का है। तो यहाँ पर हम मनचाहा रुपए उससे नहीं ले सकते। जब ऐसी सिचुएशन जब आती है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वांटाइज, कि एक निश्चित अमाउंट के टर्म में ही आप ले सकते हैं, आप अपने मन के हिसाब से आप नहीं ले सकते। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर भी होता है कि माना कि एक इलेक्ट्रॉन में हालांकि 1.6 इंटू 10 टू द पावर क्या होता है -19 कूलाम चार्ज होता है, लेकिन अगर इसको समझना है, मैं एक इलेक्ट्रॉन में मान जाए 1 कूलाम चार्ज है, मैं मानता हूँ होता नहीं है बेटा, ऊपर होता है वो, ठीक है। तो अगर इस मटेरियल को मुझे +4 कूलाम चार्ज चाहिए तो मैं यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा तो ये प्लस पर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूँगा मेरे को 4.5 चाहिए तो एक इलेक्ट्रॉन को अब 2 भाग में तोड़ूंगा तब ना, 1/2 करूँगा तब ना। तो इलेक्ट्रॉन को तो अब नहीं तोड़ सकते हम लोग। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, किसी भी वस्तु का जो चार्ज होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन के पूर्णांकों के गुणांक में होता है।
मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन निकला तो n की जगह में 1, 2 निकला तो n की जगह में 2, और ये जो चार्ज है वो फिक्स रहेगा। यानी कहने का मतलब ये सतत रूप से किसी वस्तु को चार्ज नहीं कर सकता। जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, और ये 3 है, यहाँ क्या है 4 है, यहाँ 5 है, और इस तरह से अगर ये चार्ज है और वहाँ इलेक्ट्रॉन है, ये Q का ग्राफ है जो भी है ना। तो कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर ऐसे बढ़ती जाएगी ना, तो कंटिन्यूअस ऐसे आपका चार्ज नहीं बढ़ेगा। ये कैसे बढ़ेगा? क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप बढ़ेगा। मान जाए एक इलेक्ट्रॉन गया तो आपका 1 कूलम आवेश हो गया, ऐसे करके 1 कूलम हो गया। तो उसके बाद डायरेक्ट 2 जाएगा, तो यहाँ से अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन गया, ये पहला इलेक्ट्रॉन था, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, तीसरा इलेक्ट्रॉन है, चौथा इलेक्ट्रॉन है, पांचवा इलेक्ट्रॉन है, छठवां इलेक्ट्रॉन है ना। यहाँ पर आवेश 1 कूलम है, ये 2 कूलम है, ये 3 कूलम है, ये 4 कूलम है, ये 5 कूलम है, ये 6 कूलम है। तो अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन, हाँ अब इधर देखिए, अब एक वस्तु है, अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो इस पर चार्ज 1 हो गया, यहाँ पर चार्ज हो गया ऐसा। जब एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, वो 2 पर चला जाएगा। मतलब ऐसे गया है क्या? ऐसे गया होगा क्या? नहीं, क्योंकि अगर ऐसे गया होगा तो इस बीच में भी वो चार्ज मिलना चाहिए, इस बीच में भी वो चार्ज मिलना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। ये कैसा गया होगा? देखिए, इस बीच में तो 1 इलेक्ट्रॉन, फिर 1.1 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, यानी ये यहाँ तक 1 कूलम ही चार्ज होगा। फिर जब दूसरा जाएगा ना तो यहाँ पर हो जाएगा 2 कूलम चार्ज, ये फिर क्या हो जाएगा, जब तक तीसरा इलेक्ट्रॉन नहीं दौड़ेगा तब तक इसमें 2 कूलम ही चार्ज रहेगा, इसलिए कांस्टेंट ग्राफ हो जाएगा। फिर ये इस तरह से जब तीसरा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तब इसमें 3 कूलम चार्ज हो जाएंगे, इस तरह से। जब तक चौथा नहीं जाएगा इसमें कांस्टेंट 3 कूलम ही चार्ज रहेगा। तो ये क्या हो रहा है, ये स्टेप बाय स्टेप चार्ज बढ़ता है ऐसे, ये कंटिन्यूअस चार्ज नहीं बढ़ता। तो आवेश का क्वांटाइजेशन में आप जितना चार्ज चाहोगे उतना आपको मन इच्छा नहीं मिल सकता। इलेक्ट्रॉनों के चार्ज के गुणांक में आपको मिलेगा, गुणांक में आपको मिलेगा। अगर 1 गया तो 1.6 × 10⁹ से उतना मल्टीप्लाई कर दो, 4 गया तो इससे उतना मल्टीप्लाई कर दो, गुणांक में मिलेगा। और इसी थ्योरी को हम लोग बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण, है ना। तो इसको हम लोग लैंग्वेज में लिख लेते हैं क्या होता है। इस तरह से हम लोग ये समझ सकते हैं कि किसी वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप में विभाजित नहीं किया जा सकता, है ना। और तथा कोई भी वस्तु इस तरह से सतत चार्ज नहीं होता है, वह असतत रूप से स्टेप के टर्म में, ऐसा कंटिन्यूअस नहीं, सीढ़ीनुमा चार्ज होता है ना। तो वैद्युत आवेश के इस प्रकार के जो क्वालिटी है, जो गुण है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन बोलते हैं। और क्यू किसी वस्तु पर चार्ज के लिए फार्मूला ±Ne, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और n एक क्या है, पूर्णांक संख्या है, और n क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है। आज के लिए इतना करते हैं, और इससे जितने क्वेश्चंस बनते हैं उससे रिलेटेड आप अपना एक फेयर कॉपी में बनाइए और पढ़िए। थैंक यू।